कुट्टी चाटन मालाबारी हिंदुओं की लोक कथाओं में एक आत्मा है जिसे कभी कभी कुटुमी के रूप में भी वर्णित किया जाता है। कुट्टी चाटन की चालें उसके पीड़ितों को बहुत परेशान करती हैं, लेकिन कभी गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने उत्पीड़न से मुक्ति के बदले में बलि की मांग करता है। मालाबार के कुछ हिंदुओं का मानना है कि सही मंत्रों के साथ रोजाना किसी की बलि देने से कुट्टी चाटन प्रसन्न होता है, वरना वो उनके परिवार में से रोज एक व्यक्ति को मार देता है। कुट्टी चाटन किसी का भी रूप धारण कर सकता है और बहुत ही शैतान प्रवृत्ति का होता है। मान लीजिए जैसे शरारतों का देवता लोकी। दूसरी तरफ अगर यक्षिणी की बात की जाए तो भारत के विभिन्न हिस्सों में यक्षिणी के बारे में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। केरल के साहित्य और लोक कथाओं में यक्षिणी को आमतौर पर परोपकारी नहीं माना जाता है। कई लोक कथाओं में हत्या की गई महिलाओं का प्रतिशोधी यक्षियों के रूप में पुनर्जन्म होता है। यक्षियों का मलयटूर रामकृष्ण के 1967 के उपन्यास यक्षी में भी चित्रित किया गया है, जिसमें उनकी दुनिया का वर्णन नीला सूरज, लाल घास के कालीन, पिघली हुई चांदी की धाराएं और नीलमणि, पन्ना, गार्नेट और पुखराज से बने फूलों के रूप में किया गया है। उपन्यास में युवा यक्षियां विशाल ड्रैगन फ्लाइज की पीठ पर बैठ के उड़ती हैं। रामकृष्ण के उपन्यास के अनुसार वयस्क यक्षियों को मानव मनुष्यों का रक्त पीने के लिए वर्ष में एक बार जीवित भूमि पे प्रवेश करना पड़ता है। तो ये हो गई कुट्टी चाटन और यक्षिणी के बारे में कहानी। तो आइए सुनाता हूं आपको आज की कहानी कुट्टी चाटन। साल 1664, केरला का एक सबसे घना जंगल नीलांबर। रविंद्रन और विजयन बेतहाशा घने जंगल के अंदर भागे जा रहे थे, मानो वो किसी से डर के भाग रहे हों। भागते भागते रविंद्रन की सांस फूलने लगती है और वो विजयन से रुकने को कहता है। अन्ना, मुझे अब और भागा नहीं जा सकता। उसकी बात सुन विजयन कहता है, बस थोड़ी और दूर रवि, फिर हम बच जाएंगे। अगर यही रुक गए तो समझो हमारी एक आखिरी रात होगी। फिर कुछ देर और जंगल के अंदर जाते हुए दोनों एक नदी के सामने जाके रुक जाते हैं। नदी काफी गहरी थी और अंधेरा होने की वजह से रविंद्रन और विजय ने उस रात वहीं रुकने का फैसला लिया। पास के ही एक बड़े से पेड़ के नीचे दोनों लेट गए। रविंद्रन ने अपनी धोती के कोने में दबी हुई एक छोटी सी ढिबरी निकाली और तंबाकू को अपनी हथेली में रगड़ते हुए विजयन से बोला, आज तो बाल बाल बच गए अन्ना, वरना वो गोरे भूत हमको मार देते। तुम सही कह रहे हो रवि, ये लोग हमारे ही देश में घुस के हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। चलो सो जाते हैं, सुबह होते ही हम नदी पार कर जाएंगे और इन गोरे भूतों से बहुत दूर चले जाएंगे। और ये कह के विजयन दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। बीच रात जब विजयन की आंख खुलती है तो वो रविंद्रन को अपने बगल में ना पाके उसको आवाज लगाता है, रवि, रवि, रविंद्रन किधर है तू? जब रविंद्रन का कोई जवाब नहीं आता तो विजयन उसको खोजने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर बाद विजयन नदी के पास रविंद्रन को खड़ा देखता है। वो दौड़ के उसके पास जाता है। रवि, रवि, क्या कर रहा है तू यहां? रवि नदी किनारे किसी मूर्ति की तरह खड़ा नदी की तरफ एक टक देखे जा रहा था। जब विजयन ने उसकी नजरों का पीछा किया तो जो उसने देखा वो देख उसके आंखें फटी की फटी रह गई। विजयन ने
नदी में से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को उनकी तरफ आते हुए देखा। ऐसी पला की खूबसूरत लड़की विजयन ने आज तक नहीं देखी थी। उस लड़की का पूरा शरीर ऐसा था जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। उसकी लंबी चोटी उसकी मादक कमर पे ऐसे पल खा रही थी कि जैसे कोई सांप सपेरे की धुन पे पल खाता हो। रविंद्रन उसको देख के एकदम मंत्रमुग्ध था, लेकिन विजयन समझ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं, एक यक्षिणी है। विजयन अपने दोनों हाथों से रविंद्रन को झकझोरते हुए बोला, होश में आओ रवि, ये यक्षिणी है। होश में आओ मेरे भाई, वरना हम दोनों इसके हाथों मारे जाएंगे। विजयन की लाख कोशिशों के बावजूद भी रविंद्रन होश में नहीं आया। ये देख विजयन उसको छोड़ अपनी जान बचाने के लिए पास के ही झाड़ियों में जाके छुप गया। उधर यक्षिणी धीरे धीरे से रविंद्रन के पास आई और अपने हाथों से उसके चेहरे को पहले तो उसने छुआ और फिर उसको वहीं नदी की मिट्टी पे लिटा दिया। यक्षिणी रविंद्रन के ऊपर बैठ गई और उससे अपनी प्यास बुझाने लगी। ये सब होता हुआ विजयन झाड़ियों के पीछे से छुप कर देख रहा था और कुछ ही देर बाद यक्षिणी ने चीखते हुए अपना हाथ रविंद्रन के सीने में घुसा दिया और दूसरे ही पल उसके दिल को बाहर निकाल के खाने लगी। और फिर वो धीरे धीरे एक एक करके रविंद्रन के शरीर से उसका सारा खून चूसने लगी। ये देख विजयन का दिल दहल उठा और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुन यक्षिणी उन झाड़ियों की तरफ देखने लगी। वो रविंद्रन के बेजान शरीर को छोड़ झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। ये देख विजयन ने अपने हाथों से अपना मुंह दबा लिया और डर के मारे वो कांपने लगा। यक्षिणी धीरे धीरे कदमों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। पूरे माहौल में उसकी हंसी गूंज रही थी। वो जैसे ही विजयन के पास पहुंची, विजयन चीखते हुए झाड़ियों से निकल के जंगल की ओर भागा। विजयन बेतहाशा जंगल के अंदर भागे जा रहा था और उसके पीछे वो यक्षिणी। कुछ देर बाद विजयन को उस यक्षिणी की आवाज आनी बंद हो गई। उसने रुक के पीछे पलट के देखा तो सच में वो यक्षिणी वहां नहीं थी। विजयन अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ते हुए और हांफने लगा। कुछ देर सांस लेने के बाद विजयन उठा और आगे बढ़ने लगा। पूरी रात भागने के बाद वो थक चुका था और भूखा भी था। तभी उसको दूर से आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो उसे देख विजयन समझ गया कि जरूर ये धुआं किसी के घर से आ रहा है या पास में इंसानों की कोई बस्ती है। वो उस धुएं का पीछा करते हुए जंगलों के बीचों बीच बने एक बड़े से घर के सामने जा ठहरा। वो घर काफी पुराना और विशाल था। विजयन भूख की वजह से कुछ खाने के लिए इधर उधर देखने लगता है और सीधा घर के अंदर जा घुसता है। उसने पास में ही रखे कुछ नारियल में से एक नारियल को उठा के जमीन पे पटकना चालू कर दिया। आवाज सुन के उस घर का रसोइया वहां आ गया। रसोइये के पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी। वो विजयन को टोकते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? इसके पहले कि विजयन रसोइये के सवाल का जवाब देता कि वहां उस घर का मालिक भी आ जाता है और एक कड़क आवाज में विजयन की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम यहाँ के तो नहीं लगते? कहाँ से आए हो और बिना मेरी इजाजत के इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? घर के मालिक को देख विजयन अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जंगल में भटक गया हूँ और बहुत भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा।
कुछ भी? घर के मालिक ने विजयन को देखते हुए पूछा। हाँ हाँ ना, कुछ भी, विजयन अपने हाथ जोड़ते हुए बोला। तो क्या खूबी है तुम्हारे अंदर, और क्या नाम बताया तुमने अपना? घर के मालिक ने विजयन से पूछा। विजयन, मेरा नाम विजयन है, मैं शादियों में गाता भी हूँ, विजयन मुस्कुराते हुए घर के मालिक से बोला। अच्छा, तो तू गाता भी है, तो चल कुछ गा के सुना। अगर मुझे तेरा गाना पसंद आया तो मैं ना तुझे सिर्फ खाने को दूंगा, बल्कि यहाँ पे रहने को भी दे दूंगा, और साथ में एक इनाम भी। विजयन ने एक लोकगीत घर के मालिक को सुनाया, और उसका गाना सुन घर के मालिक ने कहा, बहुत खूब, गाना अच्छा गाते हो तुम, चलो तुम इस घर में रह सकते हो, और तुम मुझे दिन में 3 बार गाना सुनाओगे, और मैं तुमको खाने को दूंगा। मेरा नाम कुट्टी सेल्वा है, लेकिन तुम मुझे मालिक कह के बुलाओगे। और ये कह के कुट्टी सेल्वा ने अपनी जेब में से एक सोने की गिन्नी निकाली और विजयन के हाथ पे रख दी। ये देख के विजयन की आंखें फटी की फटी रह गई। उस सोने की गिन्नी से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। वो कुट्टी सेल्वा से सवाल करते हुए बोला, मालिक, ये तो सोने की गिन्नी है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कुट्टी सेल्वा एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये सोने की गिन्नी तुम्हारा इनाम है। तुम जब तक मेरा हुक्म मानोगे तब तक तुमको मैं ये सोने की गिन्नियां देता रहूंगा। लेकिन तुमने जिस दिन इस घर को छोड़ने का सोचा या चाहा भी, तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कह के कुट्टी सेल्वा रसोइये की तरफ देखते हुए बोला, इसको इसका काम समझा दो, और अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करे तो इसको औरों की तरह यहीं जिंदा गाड़ देना। और ये कह के कुट्टी सेल्वा वहाँ से चला गया। विजयन असमंजस और डर से रसोइये को देखने लगा। उसने इशारे से विजयन को अपने पीछे आने को कहा और घर के अंदर आंगन से होते हुए रसोई घर की ओर चल दिया। घर के आंगन में एक ताज़ा गड्ढा खुदा हुआ था, और उसके साथ ही एक दूसरा गड्ढा भी, जिसको देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे उस गड्ढे को अभी अभी भरा गया हो। विजयन के सवालों से भरे चेहरे को रसोइये ने पढ़ लिया, और वो बोला, ये कब्र है। कब्र? किसकी कब्र? विजयन ने हैरानी से पूछा। ये कब्र जिस पे मिट्टी पड़ी है वो यहाँ के पुराने नौकर की है। 2 दिन पहले ही उसने कुट्टी अन्ना को सही समय पे खाना नहीं दिया और उनके कमरे से सोना लेके भाग रहा था। इतना कह के रसोइया चुप हो गया। और ये दूसरी कब्र? विजयन ने रसोइये से डरते हुए पूछा। रसोई ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ये कब्र किसी की भी हो सकती है, शायद मेरी या शायद तुम्हारी। विजयन ने रसोइये की बात को मजाक में लिया और खुद से बातें हुए बोला, ये रसोइया मुझे डरा के मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। देखो कितना बड़ा घर है, ये यहाँ अकेले काम करते करते थक जाता होगा, इसलिए मुझे डरा के मुझसे ये सारा काम कराने के लिए ऐसी कहानियाँ बना रहा है। इतनी देर में रसोइया विजयन को घर के पहले तल पे ले गया और उसको उसका कमरा दिखाया और फिर घर के बाकी हिस्से भी। जब वो दोनों वापस से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो विजयन ने देखा कि सीढ़ियाँ दाईं तरफ मुड़ के घर के नीचे की तरफ जा रही थीं, जहाँ खूब अंधेरा था। उसने उत्सुकता से रसोइये से पूछा, अन्ना, ये सीढ़ियाँ किधर जा रही हैं? नीचे कोई तहखाना है क्या? ये सुन रुका और एकदम से पीछे मुड़ विजयन के गला पकड़ते हुए बेहद ही डरावनी आवाज में बोला, नीचे जाने की भूल भी ना करना। अगर जान प्यारी है तो जितना बताया जा रहा है उतना ही करो और कभी भी काम करने से मना नहीं करना। विजयन ऐसा कुछ होने के लिए तैयार नहीं था।
वो लड़खड़ाते हुए नीचे ज़मीन पर जा गिरा। वो हकलाते हुए और डरते हुए रसोइये से बोला, अन्ना, मैंने तो बस तुमसे नीचे क्या है ये पूछा। तुम नहीं चाहते तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझसे ऐसा बर्ताव ना करो। रसोइया ये सुन के अपने आप को संभालते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं बस थोड़ा काम करके थक गया हूँ, तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। चलो उठ जाओ, मुझे कुट्टी अन्ना के लिए खाना बनाना है। तुम हाथ मुंह धो के कोई अच्छा सा गाना तैयार कर लो। अगर कुट्टी अन्ना तुझसे खुश हो गए तो तेरी जिंदगी चमक जाएगी, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रहे, अपना काम हमेशा पूरा करना। और ये कह के रसोइया रसोई घर के अंदर चला गया। कुट्टी सेल्वा ये सब घर के प्रथम तल से खड़े देख रहा था और उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। विजयन उन झाड़ियों में छुप के बैठा रो रहा था। यक्षिणी ने रविंद्रन के मृत पड़े शरीर को छोड़ वापस उसी नदी के अंदर गायब हो गई। विजयन भागते हुए रविंद्र के मृत पड़े शरीर के पास पहुंचा और फिर वो रविंद्र के बगल पे बैठ के रोने लगा। अचानक से रविंद्र की आंखें खुली और उसने विजयन की गर्दन पकड़ ली। विजयन रविंद्र की पकड़ से खुद को छुटाने के लिए छटपटाता रहा। उसका दम घुटने लगा और धीरे धीरे उसकी सांस टूटने लगी। विजयन पसीने से लथपथ नींद से जाग उठा। विजयन ने देखा कि रसोइया उसके सामने बैठा बस उसे घूरते जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स के बाद रसोइया मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, किसी की मौत देख ली या खुद की? विजयन को असल और सपने में फर्क समझने में थोड़ी देर लगी और जब तक वो रसोइये से कुछ बोल पाता, रसोइया कमरे से बाहर जा चुका था। विजयन अपने आप को दिलासा देते हुए खुद से बोला, शांत रहो विजय, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। रवि को उस यक्षिणी ने ही मारा है। अगर तुम वहां से नहीं भागते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। जो हुआ उसको भूल जाओ और इस घर में जब तक हो सके रहो। ये सोच विजयन उठा और रसोइये के पीछे रसोई घर की ओर चल दिया। रसोइया सब्जी काटते हुए विजयन से बोला, कोई गाना तैयार किया? 1 घंटे में मालिक के खाने का टाइम हो जाएगा। अगर उनको तुमने गाना नहीं सुनाया तो। और ये बोल रसोइया मुस्कुराता हुआ दोबारा सब्जी काटने लगा। अरे गाना तो पहले से ही तैयार है अन्ना। रसोइये की बात का जवाब दे विजयन कोई लोकगीत को गुनगुनाने लगा। रसोइये ने कुछ 30 मिनट में ही खाना तैयार कर लिया और सीधा रसोई से बाहर निकल गया। बाहर से मुर्गों की आवाज़ें आईं और जब वो वापस रसोई में आया तो उसके हाथ में एक जिंदा मुर्गा था। ये देख विजयन ने रसोइये से पूछा, अन्ना, ये मुर्गा किसके लिए है? क्या मालिक आज रात को खाने में मुर्गा खाएंगे? रसोइये ने विजयन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और एक बड़ा सा चाकू ले उसने एक ही झटके में मुर्गे की गर्दन काट दी। मुर्गा तड़पने लगा, लेकिन रसोइये ने उसको अपने पैरों से तब तक दबाए रखा जब तक उसका छटपटाना बंद नहीं हुआ। फिर वो चाकू लेके उठा और विजयन के चेहरे के बेहद करीब जाके बोला, अब कोई सवाल नहीं। और अपने चेहरे से मुर्गे का खून अपने दूसरे हाथ से साफ कर वो पीछे मुड़ गया। ये होता देख विजयन की आत्मा मानो जैसे शरीर छोड़ के चली गई। वो ऊपर से नीचे तक कांप गया। फिर रसोइये ने उस मुर्गे को कच्चा ही एक प्लेट पे रखा और लालटेन उठा के रसोई घर से बाहर निकल गया। विजयन हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चल दिया। विजयन ने देखा कि रसोइया
उसी तहखाने के नीचे जा रहा है। जब तक विजयन तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंचता तब तक रसोइया तहखाने के अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स के बाद विजयन को किसी पुराने दरवाजे के खुलने की आवाज आई। दरवाजे की चरमराती हुई आवाज से विजयन को ये समझ आ गया था कि वहां जो भी दरवाजा है वो बहुत ही पुराना है। ठीक उसके बाद विजयन को जंजीरों की आवाज के साथ किसी जानवर के अजीब से दहाड़ने की आवाज आई और किसी के रोने की भी। विजयन ये सब सुन सकते में आ गया। डर के मारे उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानो दूसरे ही पल उसका दिल सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। विजयन अपने आप को संभालते हुए वापस रसोई में जा बैठा। जब रसोइया वापस रसोई में आया तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये देख के विजयन को ये तो समझ आ गया था कि घर के तहखाने में कुछ तो ऐसा है जो बेहद ही भयानक है। विजयन अपनी सोच में डूबा ही था कि पूरे घर में कुट्टी सेल्वा की आवाज गूंज गई। रसोइये, ए रसोइये। इतना सुनते ही रसोइये ने एक थाली में खाना लगाया और विजयन को अपने साथ चलने का इशारा किया। विजयन खुद से बोला, जितना ये रसोइया और मालिक अजीब हैं उससे ज्यादा अजीब ये घर है। पता नहीं मैं कहां फंस गया हूं। रसोइया और विजयन कुट्टी सेल्वा के सामने खड़े थे। पहले तो रसोइये ने कुट्टी सेल्वा के हाथ एक पीतल के बर्तन में धुलवाए और फिर बड़े ही आदर से खाने की थाली उसके सामने परोस दी। कुट्टी सेल्वा विजयन की तरफ देखते हुए बोला, चल शुरू हो जा, देखूं कौन सा गाना सुना के तू मेरा मन खुश करेगा। विजय ने बिना कोई पल गवाए एक पुराना सा लोकगीत कुट्टी सेल्वा को सुना दिया। खाना खाते वक्त बीच बीच में कुट्टी सेल्वा मुस्कुराता और रसोइया हाथ बांधे उसके बगल में खड़ा रहा। जब कुट्टी सेल्वा ने खाना खा लिया, उसने खुश होते हुए अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी पोटली से एक सोने की गिन्नी निकाल विजयन की तरफ फेंकते हुए बोला, बहुत खूब, ऐसे ही मुझे खुश करते रहो और मैं तुझे माला माल कर दूंगा। लेकिन जिस दिन तू अपने गाने से मुझे खुश नहीं कर पाया तो दंड स्वरूप मैं तेरे हाथों की एक उंगली काट लूंगा। विजय ने अपना सर झुका के सिर्फ इतना ही बोला, ऐसा कभी नहीं होगा मालिक, मैं आपको रोज खुश रखूंगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रसोइया खाना बनाता और विजयन के साथ घर के बाकी काम करता और कुट्टी अन्ना को खाना देता। एक रात घर के बाकी काम खत्म करने के बाद रसोइया और विजयन अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। जब दोनों अपने बिस्तर पे लेटे तो थोड़ा हिचकिचाते हुए विजयन ने रसोइये से पूछा, अन्ना, अगर तुम मुझ पे गुस्सा ना करो तो एक बात पूछ सकता हूं? रसोइया विजयन को घूरते हुए कुछ रुक के बोला, बोलो, क्या पूछना है? अन्ना, आप कब से इस घर में काम कर रहे हैं? रसोइया इस सवाल पे एक गहरी सांस लेके अपना सिर वापस बिस्तर पे रखते हुए बोला, पता नहीं कब से हूं यहां। मतलब? विजयन ने हैरान होते हुए रसोइये से पूछा। मतलब ये कि तुमको पता है कि तुम यहां कब से हो? रसोइये ने उल्टा विजयन से सवाल किया। हाँ, यही कुछ 1-2 हफ्ते से हूं मैं यहां, विजयन ने जवाब दिया। रसोइये ने हंसते हुए कहा, 1-2 हफ्ते नहीं, तुमको यहां तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे समय मानो जैसे बाहरी दुनिया से धीरे चल रहा हो। देखो अपनी दाढ़ी को, जब तुम यहाँ आए थे तो चेहरा साफ था और अब इतनी लंबी दाढ़ी निकल आई है। ये सुन विजयन
भौचक्का हो गया। उसने अपने चेहरे पे बड़ाई लंबी दाढ़ी को छूते हुए कहा, हाँ अन्ना, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम इस घर से कभी बाहर नहीं निकले? हाँ, एक बार कोशिश की थी मैंने। सोचा कि बाहर थोड़ा घूम लूं, लेकिन जैसे ही मैं घर के थोड़ी दूर गया तो मुझे जंगल में एक औरत की हंसी हर तरफ सुनाई देने लगी और एकदम से एक काला साया मेरे सामने से गुजर गया। उसको देख के मेरी चीख निकल गई और मैं किसी तरह अपनी जान बचा के वापस इस घर में आ गया। विजयन ने कहा, अन्ना, वो हंसी किसी औरत की थी या मर्द की? औरत की, रसोइये ने जवाब दिया। ये सुन विजयन को उस यक्षिणी की हंसी याद आ गई। उसके माथे पे डर की एक लकीर उभर आई। ये देख रसोइये ने उससे पूछा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? विजयन खुद को संभालते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूं अन्ना, बस तुम्हारी बात सुन के थोड़ा डर सा गया था। चलो सो जाते हैं, सुबह उठ के मालिक का कमरा साफ करना है। और ये कह के विजयन करवट बदल के सो गया। रात काफी बीत चुकी थी। विजयन की नींद तहखाने से आती हुई एक डरावनी आवाज से खुल गई। वो उठ बैठा। जब उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसको किसी तरह के मंत्रों के उच्चारण की आवाज आई। उसने हिम्मत करके लालटेन जलाई और उसको लेके वो कमरे से बाहर गया। तो उसने देखा कि कुट्टी सेलवा के कमरे से एक तेज रोशनी आ रही थी। ये देख वो कमरे की तरफ चल दिया। कुछ कदम चलने के बाद ही उसको अपने बगल से कोई परछाई सी जाती दिखाई दी, जिसे देख वो सहम गया और तभी उसको अपने पीछे से किसी की आवाज आई, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? डरते हुए जब विजयन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके चेहरे के ठीक सामने कुट्टी सेलवा का डरावना चेहरा था। वो डर के मारे चीखा और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। कुट्टी सेलवा उसके सामने खड़ा था। वो विजयन पे गुस्सा करते हुए बोला, मैंने पूछा तुम इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? मालिक, मुझे कुछ आवाजें आ रही थीं जिससे मेरी नींद खुल गई। बाहर आके देखा तो आपके कमरे से तेज रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि कहीं आपके कमरे में आग ना लग गई हो, इसलिए आपके कमरे की ओर जा रहा था। मैं पूजा कर रहा था, कोई आग नहीं लगी है। कुट्टी सेलवा विजयन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला और फिर आगे बोला, जाओ जाके सो जाओ, कल सुबह मेरे लिए नारियल पानी लेके आना। जी मालिक। और सिर्फ इतना कह के विजयन अपने कमरे में चला गया। सारी रात विजयन डर से कांपता रहा और उसको नींद भी नहीं आई। सुबह वो घर से थोड़ा बाहर नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने चला गया। विजयन को एहसास हुआ कि वो कई दिनों से घर के अंदर ही रह रहा था। घर के बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं। ना जाने उसके मन में क्या आया और उसने उस घर और कुट्टी सेलवा से दूर जाने का फैसला लिया और तेज तेज कदमों से जंगल की तरफ चलने लगा। वो जितना घर से दूर जा रहा था उसके चेहरे पे खुशी बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक से उसके सीने में जोर का दर्द उठा और विजयन मुंह के बल गिर पड़ा। उसके सीने में इतनी जोर के दर्द हो रहा था जैसे अभी उसकी मौत हो जाएगी। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ ही पलों में उसको यक्षिणी की वही हंसी सुनाई देने लगी। उसका सर चकराने लगा। धीरे धीरे वो हंसी इतनी तेज होने लगी कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए विजय ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए। उसने जैसे ही अपने हाथ कानों में लगाए उसको कुछ गीला सा महसूस हुआ। जब उसने अपनी हाथों की हथेलियों को देखा तो उसने खुद का खून देखा। उसको कुट्टी सेलवा की बात याद आ गई।
तुमने जिस दिन इस घर को छोड़ने का सोचा या चाहा तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगा के उठा और वापस घर की ओर बढ़ने लगा। वो जितना घर के करीब जाता उसकी तबीयत ठीक होती जाती। जब वो घर के सामने पहुंचा तो सामने कुट्टी सेल्वा अपने हाथ कमर पे रख मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा था। विजयन को ऐसी हालत में देख वो बोला, मेरा नारियल पानी कहाँ है? तुम मेरा नारियल नहीं लाए? ये सुन विजयन बुरी तरह से डर गया। वो अपने घुटनों पे बैठ हाथ जोड़ते हुए कुट्टी सेल्वा से बोला, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इतने दिनों के बाद घर से बाहर गया तो मैं थोड़ी दूर चला गया और वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ और इसी वजह से आपके लिए नारियल पानी लाना भूल गया। कुट्टी सेल्वा हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि जब तक तुम मेरा हुक्म मानोगे मैं तुमको सोने की गिन्नी दूंगा, लेकिन आज तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। फिर रसोइये को आवाज लगाते हुए कुट्टी सेल्वा बोला, जरा नारियल काटने वाला चाकू तो लाना। और रसोइये ने तुरंत ही चाकू लाके कुट्टी सेल्वा के हाथों में पकड़ा दिया। विजयन माफी मांगता रहा, लेकिन कुट्टी सेल्वा ने उसकी एक ना सुनी और उसके बाएं हाथ का अंगूठा काट दिया। विजयन दर्द से चिल्लाता रहा और वहीं बेहोश हो गया। उसकी जब आंख खुली तो वो अपने कमरे में था और उसके कटे हुए अंगूठे पे किसी ने हल्दी पट्टी बांध दी थी। तभी कमरे में रसोइया आया और उसको देख के बोला, चलो मालिक के खाने का समय हो गया है, तुम्हें उनको एक गाना सुनाना है। याद है ना कि अपना काम ना करने की सजा क्या होती है? विजयन सुबह हुई घटना से अब तक सहमा हुआ था। वो कुछ नहीं बोल सका और फिर दर्द को नकारते हुए कुट्टी सेल्वा को गाना सुना के वापस अपने कमरे में आके लेट गया। पूरी रात वो योजना बनाता रहा कि कैसे वो इस घर और कुट्टी सेल्वा से बच के निकल सके। दूसरे दिन विजयन ने रोज की तरह अपने काम किए और जब रात हुई तो वो उठा और चुपके से तहखाने के अंदर चला गया। तहखाने के अंदर जाते ही उसको अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और किसी के रोने और जंजीरों के रगड़ने की आवाज आई। ये सुन विजयन अंदर से दहल गया। किसी तरह वो तहखाने के अंदर और गया और लालटेन की रोशनी में उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। जंजीरों में जकड़ा उसको कुट्टी सेल्वा दिखा। उसको देख विजयन उसके पास गया और बोला, मालिक मालिक आपको यहां किसने बांधा? आपकी हालत किसने की? कुट्टी सेल्वा करहाते हुए बोला, तुम कौन हो? मालिक मैं हूं आपका नौकर, आप मुझे भूल गए? विजय ने चौंकते हुए बोला, जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं। जिस कुट्टी सेल्वा को तुम जानते हो वो असल में एक राक्षस है जिसको दुनिया कुट्टी चाटन के नाम से जानती है। कुट्टी सेल्वा ने विजयन को समझाते हुए बोला। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया, तुम इस घर में कब आए? याद नहीं, विजयन ने जवाब दिया। और ना ही तुमको ये याद होगा कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन विजयन कुट्टी सेल्वा की बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे अपना नाम नहीं याद, पर यह सब कैसे हो सकता है? ये सब हो सकता है और हो भी रहा है। बहुत साल पहले ये घर इस तरह वीरान नहीं हुआ करता था। यहाँ मैं अपने परिवार और भाई बहनों के साथ रहता था। जब हम छोटे थे तो गांव में सूखा पड़ा था। हर तरफ लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे। मेरे पिताजी इस गांव के सरपंच हुआ करते थे। मेरे पिताजी ने बाकी सरपंचों के साथ मिलके ये निष्कर्ष निकाला
कि पास के गांव में रहने वाले एक तांत्रिक को बुला के सूखे को ख़त्म करने के लिए कोई उपाय निकालेंगे। 2 दिन बाद वो तांत्रिक हमारे गांव आया। किसी को ये नहीं पता था कि वो तांत्रिक शैतान की पूजा करता था और उसने पिताजी को अपनी बातों में लेके हमारे घर के इसी तहखाने में रहने की इजाज़त ले ली। उस तांत्रिक ने गांव वालों के सामने कुछ हवन किए, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। वो रात को यहाँ पे शैतान की पूजा करता था और अमर होने के लिए उसने हमारे मवेशियों की बलि देनी शुरू कर दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन गांव में सूखे का कहर और बढ़ता गया। जब गांव और हमारे घर के मवेशी मरने और गायब होने लगे, तब धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। पिताजी और गांव के सारे लोगों के अंदर डर और निराशा छाने लगी थी। फिर एक रात जब मैं पानी पीने के लिए नीचे रसोई में गया तो तहखाने से मुझे तांत्रिक की आवाज़ें सुनाई दी। मैं उस आवाज़ का पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया और जब मैंने उस तांत्रिक को हमारी ही एक बकरी की बलि लेते हुए देखा तो डर से मेरी चीख निकल गई। मुझे अपने सामने देख उस तांत्रिक ने मुझे पकड़ के मेरा मुंह कपड़े से बांध दिया और मेरे हाथ पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया। मुझे देख वो तांत्रिक हंसते हुए बोला, कब से मैं इन जानवरों की बलि देता आया, लेकिन आज मेरी साधना पूरी हो जाएगी। देख, आज तुझे शैतान राज ने खुद मेरे पास भेज दिया। डर नहीं लड़के, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बस तेरे खून की बलि मैं शैतान राज को दूंगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। और फिर उसने मेरे दाएं हाथ की कलाई पे चाकू चला के मेरा खून हवन कुंड की आग में फेंट कर दिया। इसके बाद उसने मेरे खून को चाटा, फिर मुझे अपने सामने बैठा दिया और मंत्र बुदबुदाते हुए बस मुझे घूरता रहा और जाने कब मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बुरी तरह डरा हुआ रोने लगा। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी, एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मुझे ऊपर से तहखाने के नीचे उतरते हुए किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे उन कदमों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और दूसरे ही पल मेरी ही उम्र और कद काठी का एक लड़का मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा खून से सना था। उसने पास में पड़ा एक कपड़ा उठा अपना चेहरा साफ किया और फिर जो मैंने देखा उस पे मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था, हूबहू मेरा चेहरा, मेरी कद काठी, जैसे मैं आईना देख रहा हूँ। मुझे ऐसे देख वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे देख के चौंक गए? मैं हूँ तांत्रिक कुट्टी चाटन। मेरी तपस्या और साधना पूर्ण हुई। मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। मेरा शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन मैं किसी का शरीर अब ले सकता हूँ। मैं अमर हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। मेरे चेहरे पे ये खून किसका लगा है, पूछेगा नहीं सलवा। ये खून तेरे माँ बाप, चाचा चाची और भाई बहनों का है। मैंने सबको मार दिया। उनकी आखिरी सांस तक वो ये नहीं जान पाए कि उन्हीं की औलाद ने उनको क्यों जान से मार दिया। अब मैं इस घर का मालिक हूँ और तू मेरा गुलाम।
और हंसते हंसते उसका रूप वापस अपने वास्तविक रूप में आ गया। अभी तक जो तुम उसका रूप देखते आए हो वो असल में मेरा है। इसके आगे अपनी कहानी को पूरा करते हुए सेल्वा बोला, और फिर तभी से मैं इस तहखाने में बंद हूँ। ये ना मुझे जीने देता है और ना ही मरने देता है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी वैसे वैसे मैंने इसके कई चेहरे देखे। इसने गांव के सभी लोगों की जान ले ली, और जब इसको कोई नहीं मिला तब इसने यक्षिणी साधना करके यक्षिण लोक से एक यक्षिणी बुलाई और उसको अपनी दासी बना लिया। ये यक्षिणी की मदद से जंगल में भटके लोगों को इस घर की ओर आने पे मजबूर करता है और उनकी आत्मा को धीरे धीरे खाता है। जैसे कि तुमको नहीं याद कि तुम्हारा नाम क्या है, ना ही तुमको यहाँ आए कितने दिन गुजर गए हैं। यहाँ तक तुम अपनी उम्र से काफ़ी पहले ही बूढ़े होते जाओगे, क्योंकि ये कुट्टी चाटन तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खा रहा है। ये सब सुनने के बाद विजयन के होश उड़ गए और वो वहीं ज़मीन पे अपना सर पकड़ के बैठ रोने लगा। रोते रोते उसने सेल्वा से कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। मैं नहीं जानता कि मेरा कोई परिवार है भी या नहीं, लेकिन मुझे इस कुट्टी चाटन से बचा लीजिए। ये सुन सेल्वा बोला, इतने सालों में जितना मैं जान पाया हूँ, कुट्टी चाटन अमर तो है, लेकिन उसको जीने के लिए किसी का शरीर चाहिए होता है। अगर तुम उसको मार दो या उसका शरीर नष्ट कर दो तो ये तांत्रिक शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन याद रहे कि जिस समय इसकी मौत हो उस समय इसके सामने कोई भी जीवित व्यक्ति ना हो। सेल्वा की बात खत्म हुई थी कि तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ विजयन को सुनाई दी। वो डर के मारे तहखाने के कोने में एक अंधेरे की आड़ में छुप गया। कोई तहखाने के नीचे उतरा, रुका और फिर वापस चला गया। विजयन चुपचाप तहखाने से बाहर निकला और वापस अपने कमरे में जाके लेट गया। अब विजयन इस घर से निकलने की नई नई योजना बनाने लगा। उसको एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि रसोइया कुट्टी चाटन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो उसको इस नर्क से बाहर निकलना है तो उसको कुट्टी चाटन के साथ साथ रसोइये को भी ख़त्म करना पड़ेगा। विजय ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ कपूर और लालटेन से तेल निकाल के अपने पास जमा करना शुरू कर दिया, और 1 महीने में उसके पास इतना कपूर और तेल जमा हो गया था कि वो अपने काम को अंजाम दे पाए। हाँ, उसकी योजना ये थी कि इस घर को आग लगा दी जाए, जिसमें कुट्टी चाटन के साथ साथ रसोइया भी जल के मर जाए। एक रात वो उठा और पूरे घर में उसने कपूर और तेल को छिड़क दिया, और फिर आखिर में बचा हुआ कपूर कुट्टी चाटन के कमरे के बाहर रख के अपने कमरे में वापस आके रसोइयों को जगाते हुए बोला, अन्ना अन्ना उठो, मालिक तुमको बुला रहे हैं, उनको कुछ हो गया है, जल्दी करो, देखो जाके कि इतनी रात में उनको क्या हो गया है। रसोइया फौरन उठ कुट्टी चाटन के कमरे की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे विजयन भी हाथ में लालटेन लिए कुट्टी चाटन के कमरे के बाहर पहुंच गया। जैसे ही रसोइया कमरे के अंदर गया, वैसे ही विजयन ने फुर्ती दिखाते हुए कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर बिना समय गंवाए लालटेन को कपूर के ऊपर फोड़ दिया, जिससे वहां आग लग गई। आग के लगने और रसोइये के शोर मचाने से कुट्टी चाटन नींद से जाग उठा। रसोइया दरवाजे को पीट रहा था और विजयन से उसको खोलने के लिए बोल रहा था। विजयन ने उसकी एक ना सुनी और दूसरी लालटेन से वो हर तरफ आग लगाता हुआ घर से नीचे उतरने लगा। देखते ही देखते सारा घर आग की लपटों से घिर गया। जब विजयन घर के बाहर पहुंचा तो वो रुका
और आखिरी बार उसने घर को पलट के देखा। जैसे ही वो पलटा, उसने घर के पहले माले पे बने कमरे की खिड़की से कुट्टी चाटन को खड़े उसको घूरते हुए देखा। कुट्टी चाटन के शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं, लेकिन वो बिना कोई हरकत किए बस विजयन को घूरते जा रहा था। कुछ पलों के बाद विजयन को होश आया और वो जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते पीछे रह गया था आग की लपटों के बीच जलता हुआ घर और रसोइये की चीखें। विजयन चलते चलते घर से काफी दूर निकल आया था और उसी नदी के किनारे जा पहुंचा जहां पे उसका और रविंद्र का सामना उस यक्षिणी से हुआ था। कुछ ही पलों में उसको यक्षिणी की वही हंसी सुनाई देने लगी और देखते ही देखते नदी के पानी से वही खूबसूरत यक्षिणी निकली। आज यक्षिणी के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से विजयन के पास आई और बस एक टक उसको देखती रही। उसकी आंखों में देखते हुए विजयन बोला, तो चले कामनी, अब हमको कोई दूसरा गांव, दूसरा परिवार और भटके हुए यात्रियों को ढूंढना पड़ेगा। और ये कह के विजयन और यक्षिणी जंगल के अंधेरे में कहीं खो गए। तो ये थी हमारी कहानी कुट्टी चाटन और यक्षिणी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हमारी कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल आईडी पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।